Welcome to the first lecture of that 2-minute series. We are starting with Regulating Act of 1773. This was the first act through which the British Parliament started making direct intervention in the affairs of Indian administration. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक इंडिया को मैनेज कर रही है, अब उसको मैनेज करना शुरू कर रहा है ब्रिटेन का पार्लियामेंट. दिस इज द फर्स्ट डायरेक्ट इंटरवेंशन. नाउ बैकग्राउंड कि ये एक्ट क्यों पास किया गया. नंबर 1, पॉलिटिकली लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के बैटल के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की थी 1765 में. उसके बेसिस पे इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी, बंगाल की दोहरी सरकार. उसके कारण जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई है, जो अराजकता फैल रही है, उसको खत्म करने के लिए ये एक्ट पास करना जरूरी हो गया था. इसी के चलते हुए बंगाल में अकाल पड़ा था. देयर वाज अ टेरिबल फेमाइन इन बंगाल ड्यूरिंग 1770s. 1769 में जो स्टार्ट हो गया 1773 तक ही चला था इनफैक्ट. दूसरी चीज, कंपनी जो कि एक ट्रेडिंग बॉडी थी, अब वो एक पॉलिटिकल एंटिटी बन गई है. सो नेचर ऑफ द कंपनी इज चेंजिंग, देयर इज अ नीड टू इंटरवीन इन इट. इंडिया में कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसीज बनाए थे, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में. तीनों का एक एक गवर्नर था, बट तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे. नाउ द ब्रिटिश अथॉरिटीज फेल्ट द नीड फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. केंद्रीकरण किया जाए ताकि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली मैनेज और हैंडल किया जा सके. देन देयर वाज एन इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर क्या है कि वो कंपनी जो काफी मुनाफा कमा रही थी, अब उस कंपनी में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं. इंडिया में काफी लड़ाइयां वगैरह हुई थी और अमेरिका में भी उस समय पर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गई थी. कंपनी लॉसेस में है और इस कंपनी ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट से 1 मिलियन पाउंड का लोन डिमांड किया. जब सरकार से 1 मिलियन का लोन मांगा गया तो सरकार को मौका मिला, एंड नाउ द ब्रिटिश अथॉरिटीज विल स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी. दीज वर द बैकग्राउंड टू एक्ट. अब एक्ट के एम्स क्या थे? एम थे कंपनी को कंट्रोल करना, कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी से पॉलिटिकल पावर वापस लेना जो कंपनी ने एक्वायर की ओवर द टाइम, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करना, ड्यूअल गवर्नमेंट के कारण जो क्योटिक सिचुएशन प्रिवेल कर रही है इंडिया में उसको खत्म करना, और इंडिया में फैली हुई करप्शन को खत्म करना. अब इन एम्स को दिमाग में रखते हुए इस एक्ट के प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करते हैं. बंगाल में गवर्नर ऑफ बंगाल का स्टेटस बढ़ा के उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया और उसको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया. याद रखना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगले एक्ट में बात करेंगे. बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर के सबऑर्डिनेट किया गया, लेकिन अभी सिर्फ वॉर एंड पीस के पर्पसेस के लिए. कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश की गई जो 1774 में एस्टैब्लिश हुई. एक चीफ जस्टिस जो लॉर्ड इम्पे थे और 3 अदर जजेस इसमें अपॉइंट किए गए. इस सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे, बंगाल और मद्रास तीनों पे एप्लीकेबल थी. उसके बाद इसको सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन मिली थी, लेकिन केवल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए. इंडियंस पे अभी इसका कोई रोल नहीं था. करप्शन खत्म करने के लिए इंडिया में कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं होगा और लोकल लोगों से कोई गिफ्ट नहीं लेंगे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज हैं. एंड लास्टली, कंपनी के डायरेक्टर की टर्म 5 साल की कर दी गई और हर साल 1/4 मेंबर रिटायर किए जाएंगे और किसी की भी दोबारा इलेक्शन नहीं होगी. नो प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन. फाइनली आते हैं अब ड्रॉबैक्स. 2 इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स थे. एक, गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं था. उसके 4 काउंसलर्स उसको काफी हैरेस कर रहे हैं. वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली रन नहीं कर पा रहा. वॉरेन हेस्टिंग जो पहले गवर्नर जनरल है वो इस चीज से काफी परेशान भी हुए. दूसरी बात, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल. कभी भी गवर्नर जनरल अकेला नहीं होगा. गवर्नर जनरल इन काउंसिल मीन वो और उसके 4 काउंसलर एक साथ डिसीजन लेंगे. सो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल में से सुपीरियर पोजीशन किसकी है? इन एम्बिग्यूटीज के साथ ये एक्ट पास किया गया था. इसको बाद में 1781 और 86 के अमेंडिंग एक्ट के थ्रू चेंज भी किया गया था, जिनके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. बेस्ट ऑफ लक.